बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और हमारा आज का टॉपिक है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पिछले लेक्चर में हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ को स्टडी किया। आज हम सेकंड लॉ को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों की एप्लीकेशंस को देखेंगे। जब कल हमने फर्स्ट लॉ को स्टडी किया या पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ को स्टडी किया तो ये देखा कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से, तो जितना भी सबस्टांस डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो डिपेंड करता है, उसकी जो मैस है जो डिपॉजिट होगी वो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ करंट हमने कितनी पास की, यानी अमाउंट ऑफ करंट एंड मैस डिपॉजिटेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस बात को मैं एक एप्लीकेशन में इस्तेमाल करूँगा। सेकेंड लॉ ये कहता है, अगर हमारे पास करंट की अमाउंट मौजूद है, यानी हमें पता है कि हम सेम करंट पास कर रहे हैं और हमारे पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में से सेम अमाउंट ऑफ करंट जब भी पास होगी, so when the same quantity of electricity is passed through solution of different electrolytes, जितने भी वेट्स दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे वो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उनकी इक्विवेलेंट वेट के। यानी अगर मेरे पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है, यहाँ पे जैसे कॉपर सल्फेट है और सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट, ये दो अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अगर इनमें मैं सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करूं, सो अल्टीमेटली ये होगा, सिल्वर की जितनी मैस डिपॉजिट होगी या कॉपर की जितनी मैस डिपॉजिट होगी एक ही अमाउंट ऑफ करंट पे, यानी सेम अमाउंट ऑफ करंट पे, ये डिपेंड करेगी इन दोनों आयंस की इक्विवेलेंट वेट्स पे। तो इस फार्मूला में हम देख सकते हैं वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ओवर वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, इन दोनों की जो रेशो होगी दैट विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। वैसे यहाँ पे अगर हम देखें कॉपर सल्फेट में और सिल्वर सल्फेट में, यहाँ पे सिल्वर की अगर बात करूँ, ये हमने पिछले लॉ में भी स्टडी किया था कि इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, तो यही +1 चार्ज होने की वजह से, मोनो पॉजिटिव होने की वजह से वही इसकी मोलर मैस होती है, वही इक्विवेलेंट मैस होती है। बट कॉपर में Cu2+ होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शफलिंग है, तो आप उसकी मोलर मैस को 2 पे डिवाइड करना पड़ता है, यानी मोलर मैस और इक्विवेलेंट मैस जो है, इक्विवेलेंट मैस विल बी हाफ ऑफ द मोलर मैस ड्यू टू 2 पॉजिटिव आयंस। लेकिन इन दोनों की जो रेशो होगी, जितना वेट कॉपर का डिपॉजिट हुआ होगा, सिल्वर का डिपॉजिट हुआ होगा, इट विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। अल्टीमेटली आई एम रिपीटिंग अगेन, सेकेंड लॉ के मुताबिक सेम अमाउंट ऑफ करंट जब भी आप पास करेंगे तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में से, तो उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की जितनी जितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी इलेक्ट्रोड्स पे, दैट विल बी द रेशो ऑफ दीज टू मैसेस will be equal to the ratio of the equivalent masses of these two electrolyte ions, यानी कॉपर और सिल्वर की जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी। सो इन दोनों आयंस की जो मैस डिपॉजिट होगी उसकी जो रेशो है वो इन दोनों की इक्विवेलेंट वेट की रेशो के इक्वल होगी। सो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम इसकी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, तो 2 किस्म की एप्लीकेशन इसकी नॉर्मली हमें देखने को मिलती है। नंबर 1, फर्स्ट लॉ के मुताबिक ये है कि जब आप कोई ख़ास अमाउंट ऑफ करंट पास वो हो चुका हो किसी भी सॉल्यूशन में से एक स्पेसिफिक टाइम t पे, तो जो अमाउंट ऑफ करंट होती है इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, जितना करंट गुजर गया उसी के डायरेक्टली कनेक्ट करेगी उसकी मैस जो डिपॉजिट होगी। सो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने की एक स्पेसिफिक टाइम t पे हमें उस सबस्टेंस की अमाउंट मिल जाती है, तो इसी अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद हम उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट लॉ में हमने ये स्टडी किया था कि मैस डिपॉजिटेड और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बिकम इक्वल टू ईच अदर व्हेन 1 कूलम चार्ज पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन। जब 1 कूलम चार्ज गुजरता है तो जो डिपॉजिट हुई मैस होती है वो दर हकीकत इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के ही बराबर होती है।
सो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें बताती है मैस कितनी डिपॉजिट हुई है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, और मैस से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है किसी ख़ास इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो एक तो ये एप्लीकेशन थी। सेकंड एप्लीकेशन में ये है जो सेकंड लॉ ऑफ फ्राडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को इस्तेमाल करता है। पहली एप्लीकेशन रिलेट करती थी फर्स्ट लॉ को, अब सेकंड एप्लीकेशन रिलेट करती है सेकंड लॉ को। इसमें हमें ये बताया गया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अगर दो सॉल्यूशन जो हैं वो एक दूसरे के साथ इन सीरीज़ कनेक्टेड हों। वो जो दो मैंने अभी इलेक्ट्रोलाइट की बात की है, अगर दो इलेक्ट्रोलाइट इन सीरीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों तो हम उनमें से गुजरने वाले अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक सिंपल से वे में बताता हूँ। हमारे पास ये एक सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होगा इसके अंदर, और ये पूरी साइड जो है इसको आप सिल्वर वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं या सिल्वर कॉलोमीटर भी बोल सकते हैं। ये पूरी साइड जो है, यहाँ पे एक अननोन हमारे पास ये सर्किट है, यहाँ से गुजरता हुआ करंट हमने फाइंड आउट करना है। तो अल्टीमेटली इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, इस अननोन सर्किट को इस सिल्वर कॉलोमीटर के साथ, और यहाँ पे जो सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगा होता है, जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होगा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो सिल्वर जो होगी उसके आयन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे सिल्वर इलेक्ट्रोड के ऊपर। अल्टीमेटली इस रिएक्शन से पहले हमने इसका वेट किया होता है इलेक्ट्रोड का, और रिएक्शन के बाद हम इसका जब वेट निकालते हैं तो जितनी सिल्वर डिपॉजिट हुई होती है हम उसके ऊपर, इस सिल्वर इलेक्ट्रोड के ऊपर हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो द वेट बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड वेट आफ्टर एक्सपेरिमेंट ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड विल टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ सिल्वर दैट इज़ डिपॉजिटेड ऑन द सिल्वर इलेक्ट्रोड। सो जैसे हम करंट पास करेंगे एक वक्त आएगा कि सिल्वर के आयन्स इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होंगे, बट जैसे ही करंट गुजरना सीज हो जाए ऐसे में आप क्या करेंगे, उस पूरे रिएक्शन को रोक के इस इलेक्ट्रोलाइट को निकाल के इसका अगेन वेट किया जाता है, एक एक्सपेरिमेंट से पहले और दूसरा एक्सपेरिमेंट के बाद। से हमें अमाउंट ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिट हुई है वो पता चल जाती है, यानी इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ W। और फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने पढ़ा था W इज़ द प्रोडक्ट ऑफ Z मल्टीप्लाइड बाई Q। Q इज़ द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड, Z इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, so the amount deposited will be the product of electrochemical equivalent and the amount of current passed। और ये हमने फाइंड आउट किया अभी जो मैस यहाँ पे डिपॉजिट हुई है। और अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इस करंट को, Q को, तो Z साइड पे डिवाइड कर दें। ऊपर की एप्लीकेशन ने हमें बता दिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम कैसे मालूम कर सकते हैं, और वह अगर जितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है वो डायरेक्टली कनेक्ट करती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से। So if we can find out the mass deposited, we can easily find out the electrochemical equivalent, and when we found these two quantities, ultimately the ratio of these two quantities will be equal to the amount of electricity passed। So इस तरह हम second law of Faraday's electrolysis हम use करते हुए amount of electricity भी पास कर सकते, find out कर सकते हैं, calculate कर सकते हैं। So इस तरह हमारे दोनों जो laws थे Faraday's लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये दोनों कंप्लीट हुए और इन दोनों की एप्लीकेशंस भी मुकम्मल हुई। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।